हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सीबीएसई एग्जाम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, किरचॉफ्स लॉ। आप ये मान के चलिए कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो से या इस टॉपिक से आपको एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% मिलने वाला है। आप प्रीवियस ईयर का ट्रैक उठा के देख सकते हो कि हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन किरचॉफ्स लॉ से आता जरूर है। वैसे अगर कहा जाए तो कहने को तो ये भी माना जाता है कि ये जो किरचॉफ्स लॉ हैं ये आपकी फिजिक्स के सबसे टफ टॉपिक माने जाते हैं। बट एक बात याद रखिए कि कोई भी टॉपिक हमारे लिए टफ तब तक नहीं होता जब तक हम उसको मानते नहीं। मान लेंगे तो सब कुछ टफ है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली समझा और बहुत बेसिक से समझा और बहुत क्लियरली समझा तो आपके लिए कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होने वाला है। बहुत आसान सा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। बस कंफ्यूजन का थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन रहता है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉल्व करना कैसे है, और नाम से ही डर लगता है। ये नाम सोसाइटी जो होती है वो ना डर जो होता है हमारे माहौल में क्रिएट कर देती है, अरे किरचॉफ्स लॉ तो बहुत टफ है। बट ऐसा कुछ नहीं है। हम बात करेंगे बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छे से क्या होते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो अब देखिए, जब बात हम करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स लॉ बेसिकली दो है। देयर आर टू लॉज। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड केसीएल, दैट मीन्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। एंड सेकंड लॉ इज केवीएल, दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और हम स्टार्ट करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ से। क्या है करंट लॉ, पहले इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे आपको। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ अगर बात करें तो सामने क्लियरली मेंशन किया हुआ, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड मे बी स्टेटेड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। यानी कि किसी भी सर्किट पे अगर हम जंक्शन की बात करते हैं तो एट जंक्शन जो अलजेब्रिक सम होगा करंट का, दैट इज ऑलवेज जीरो। क्लियर। या इसी को हम एक अलग तरीके से और स्टेट कर सकते हैं, एक अलग तरीके से और समझ सकते हैं। क्या है वो दूसरा मेथड, द सम ऑफ करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स एनी जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट जंक्शन। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी जंक्शन की तरफ आने वाले करंट्स का जो सम है वो उस जंक्शन से जाने वाले करंट्स के सम के इक्वल होता है। दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से द नेट इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द नेट आउटगोइंग करंट। किसी भी जंक्शन पे आने वाला टोटल करंट उस जंक्शन से जाने वाले टोटल करंट के सम के इक्वल होता है। और ये बहुत कॉमन सी बात है, हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था चार्ज इज कंजर्व्ड। मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया है और इलेक्ट्रिक सर्किट में एक ये जंक्शन आपको दिया है, इस जंक्शन पे इस टाइप से कई वायर्स हैं, ठीक है, ये वायर्स हैं, कई वायर हमने शो किए हुए हैं। और मान लीजिए ये जो वायर है इसमें करंट I1 आ रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन, इसमें करंट I2 आ रहा है, इसमें करंट जा रहा है जंक्शन से I3 और इसमें जा रहा है I4। अब अगर हम इस जंक्शन पे बात करें तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का कंजर्वेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या कह सकते हैं नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इन एनी सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब चार्ज फ्लो होता हुआ इधर से आया और चार्ज फ्लो होता हुआ इधर जाएगा, ऐसा तो नहीं कि कोई चार्ज रुका रहेगा या कोई चार्ज वहां पे पहले से था बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। क्या होगा कि जितना चार्ज इधर से फ्लो होता हुआ आया है उतना ही चार्ज दूसरी तरफ फ्लो होता हुआ चला जाएगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। नेट इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द नेट आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन। अगर हम जंक्शन पॉइंट पे बैठ के देखें, जो आते हुए दिख रहे हैं उनका सम और जो जाते हुए दिख रहे हैं उनका सम हमेशा कैसा होगा, इक्वल रहेगा, सेम होगा। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। क्लियर है। अब इसी को अगर हम इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मान लें और आउटगोइंग करंट को क्या मान लें, नेगेटिव मान लें, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसी को हम थोड़ा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा,
I4 इधर आएगा, ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये सब किसके इक्वल हो जाएंगे, जीरो के। किसके इक्वल हो गए, जीरो के। दैट मीन्स हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। तो किसी भी जंक्शन पे करंट्स का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। दूसरा स्टेटमेंट हम इसी को इस टाइप से लिख सकते हैं कि नेट इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द नेट आउटगोइंग करंट। क्लियर है, बहुत आसान था। सर्किट में जब भी हमको इसको यूज करना होगा हम इसी वे में यूज करेंगे कि किसी भी जंक्शन पे हम इनकमिंग और आउटगोइंग करंट को देखेंगे, कंपेयर करेंगे और इक्वल कर लेंगे उनको। क्लियर, तो ये तो था फर्स्ट लॉ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ को हम क्या बोलते हैं, केवीएल। केवीएल का मतलब है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। फर्स्ट लॉ करंट के स्टेटमेंट के लिए था, सेकंड किसके लिए था, वोल्टेज के स्टेटमेंट के लिए है, या वोल्टेज की कैलकुलेशन के लिए। क्या हम इसमें बात करते हैं, तो दिस लॉ इज नोन एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि बात करिए आपने वोल्टेज की, किसकी बात करी है, वोल्टेज की। और वोल्टेज जो होता है आपका वो कितना होता है, वर्क बाई चार्ज। यानी कि वोल्टेज डिपेंड करता है वर्क डन पे, और वर्क डन मतलब एनर्जी। तो एनर्जी भी कंजर्व होती है। एनर्जी के कंजर्व होने का मतलब है कि वोल्टेज भी कंजर्व रहेगा यहाँ पे, और हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। क्या है सेकंड लॉ का स्टेटमेंट, इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसको हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। इन एनी क्लोज्ड लूप क्या होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस एंड वोल्टेजेस, वोल्टेज ड्रॉप्स इन द रजिस्टर इज इक्वल टू जीरो। किसी भी क्लोज्ड लूप में, क्लोज्ड लूप में क्या होगा, रजिस्टर्स लगे होंगे, सेल्स लगे होंगे। सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ईएमएफ जिसको बोलते हैं। तो ईएमएफ भी क्या होता है, एक तरीके से वोल्टेज ही होता है। बाकी जब ड्यू टू द सेल सर्किट में करंट पास होगा तो रजिस्टर्स में क्या होगा, रजिस्टर्स में एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस का मतलब है वोल्टेज लॉस होगा। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम बात करें, जितनी एनर्जी सेल से जाएगी वही तो लॉस होगी। दैट मीन्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ एंड वोल्टेज लॉस, एंड वोल्टेज लॉस अक्रॉस द क्लोज लूप या अक्रॉस द रजिस्टर इज ऑलवेज जीरो। यानी किसी भी रजिस्टर में अगर आप बात करते हो तो एल्जेब्रिक सम उसके ईएमएफ का और उस रजिस्टर में होने वाले वोल्टेज लॉस का जो एल्जेब्रिक सम होगा दैट इज ऑलवेज जीरो। ईएमएफ है, वोल्टेज लॉस हो रहा है, लॉस होगा दैट मींस नेगेटिव होगा, तो ई माइनस आई आर का जो समेशन होगा सिग्मा ई माइनस आई आर इज इक्वल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या इसी को हम चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ई इज इक्वल सिग्मा आई आर। ठीक, ये हो गया। और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लूप रूल, क्योंकि ये लॉ केवल और केवल क्लोज्ड लूप्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लूप रूल बोलते हैं। तो ईएमएफ और वोल्टेज लॉस का जो सम होगा किसी भी क्लोज्ड लूप में वो हमेशा कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड द वोल्टेज लॉस अक्रॉस द रजिस्टर्स इज ऑलवेज जीरो। अब देखिए इस लॉ को यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ लॉजिक हैं। सेकंड लॉ को हम कैसे यूज करते हैं, जब भी हम किसी क्लोज्ड लूप की बात करते हैं, मान लीजिए आपको कोई क्लोज्ड लूप दिया है, मान लीजिए इस टाइप से एक लूप दिया है, ये रहा एक रजिस्टर इसमें ये लगा है, ठीक, यहाँ पे एक दूसरा रजिस्टर लगा है ये R2, और यहाँ पे एक सेल लगा है हमारे पास, एक सेल हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक, एक मान लीजिए इधर दिया है सेल। तो जब हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो अब इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए देखिए, ये मान लीजिए इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, इसका ईएमएफ E3। अब देखिए जब हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम जंक्शंस की बात करेंगे, एक जंक्शन ये है या एक जंक्शन ये है, तो हम जंक्शंस पे देखेंगे, फर्स्ट लॉ लगाएंगे, जंक्शन रूल, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टोटल आउटगोइंग करंट। इसके अलावा हमको क्या करना है, जब हम सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं तो सेकंड लॉ को अप्लाई करने के लिए हमको सारे लूप्स अलग अलग कर लेने हैं, एक एक लूप करके हम सॉल्व करेंगे। इसमें दो लूप बन रहे हैं, एक लूप बन रहा है ये 1 और एक ये लूप बन रहा है 2। और दोनों लूप में करना क्या है, पहले तो हमें लूप में करंट की एक इमेजिनरी डायरेक्शन सेट करनी है, ठीक है, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं।
हम किसी भी एक सेल के ईएमएफ को बेस मान के उसके बेस पे रोटेशन सेट कर लेंगे। मान लीजिए हमने E1 का देखा, ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, तो इसके अकॉर्डिंग करंट ऐसा आना चाहिए इधर और इधर से घूम के इधर, ये रोटेशन रहेगा करंट का। ठीक, अब जब हम इस लूप में बात करेंगे तो इस लूप में जो करंट या जो ईएमएफ इस रोटेशन के अकॉर्डिंग होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, और जो करंट या जो ईएमएफ इस रोटेशन के अपोजिट होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव। यानी कि रोटेशन से जो मैच करते जाएंगे करंट या ईएमएफ उनको पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट या जो ईएमएफ रोटेशन के अपोजिट जाएंगे उनको हम निगेटिव कंसीडर करेंगे, और इस टाइप से हम हर लूप के लिए इक्वेशन सेट करते जाएंगे। और फाइनली जब हमें सारे लूप्स की इक्वेशंस मिल जाएंगी तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको जो रेजिस्टेंस या हमको जो करंट फाइंड करना होगा हम उसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम रोटेशन सेट करते हैं, और रोटेशन को सेट करने के बाद हम ये देखते हैं कि कौन सा करंट रोटेशन के सेम डायरेक्शन में है, पॉजिटिव होगा, रोटेशन से अपोजिट है, निगेटिव होगा, ईएमएफ रोटेशन के अकॉर्डिंग है, पॉजिटिव होगा, ईएमएफ रोटेशन के अपोजिट है, निगेटिव होगा। और हर लूप के लिए हमको अलग अलग रोटेशन सेट करना होगा। ठीक, हर लूप के लिए हम ले सकते हैं रोटेशन किसी भी टाइप से, और जिस टाइप से हम रोटेशन कंसीडर करेंगे इक्वेशन हमें उसी टाइप से मिलती जाएंगी। क्लियर है? अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल्स के साथ ही साथ आपका क्लियर होता जाएगा कि हमको किरचॉफ्स लॉ यूज किस टाइप से करने हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया 2010 यानी कि बोर्ड एग्जाम 2010 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको एक सर्किट दिया है, इस सर्किट में 3 सेल दिए हैं, E1 जिसका ईएमएफ है 2 वोल्ट, E2 जिसका ईएमएफ है आपका 1 वोल्ट, एंड E3 जिसका ईएमएफ है 4 वोल्ट। इसके अलावा आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 4 ओम, R2 3 ओम एंड R3 2 ओम, और करंट की डायरेक्शंस दे रखी हैं। करंट की डायरेक्शंस थोड़ी सी क्लियर नहीं है तो हम इसमें क्लियर कर देते हैं। करंट इस टाइप से दिया, इसमें करंट का डायरेक्शन दिया है ये, इसमें करंट का डायरेक्शन दिया है ये, और इसमें करंट का डायरेक्शन दिया है ये। ठीक, इस टाइप से करंट का डायरेक्शन दिया है। हमको करंट भी दिया है, ईएमएफ भी दिया है, रेजिस्टेंस भी दिया है। करना क्या है, हमें लूप सेट करने हैं। तो लूप सेट करने के लिए हम पहले मान लेते हैं, हम इसको नाम देते हैं, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये सी, ये डी, ये ई, और ये हो गया एफ। तो 2 लूप हैं हमारे पास। पहले हम कौन सा लूप लेते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1 लूप वाइज लेंगे। इन लूप मतलब क्लोज सर्किट पहले हमने लिया है ई एफ सी डी, ई एफ सी डी, यानी कि ये वाला लूप हो गया लूप नंबर 1। अब देखिए इस लूप में हम करंट की एक इमेजिनरी डायरेक्शन सेट करते हैं। क्या डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू मी, हमने क्या किया, 4 वोल्ट को मान लिया, तो इसके अकॉर्डिंग करंट ऐसा जाना चाहिए इधर से, और इधर से लौट के करंट इधर आना चाहिए। ठीक, ये इमेजिनरी डायरेक्शन हो गई करंट की। अब इसी डायरेक्शन के बेस पे, इसी रोटेशन के बेस पे हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। हमने क्या पढ़ा है, बाई केवीएल। केवीएल, अब देखो केवीएल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये करंट कितना है I3, ये I2, और ऊपर कितना है I1। क्लियर है? अब देखो इसमें अगर हम बात करते हैं तो केवीएल में आपने क्या पढ़ा है, सिग्मा E इज इक्वल सिग्मा IR। ठीक, कितने ईएमएफ हैं इसमें, 2 सेल लगे हैं। अब 2 सेल में बात करी जाए तो देखो करंट इधर से ऐसा घूम के जा रहा है, मतलब ये जो 4 वाला है, 4 वाले का करंट तो एज इट इज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। करंट किधर से, रोटेशन किधर से, प्लस से निकला है, माइनस में घूम के आया, यानी कि 4 वाला पॉजिटिव हो गया। ध्यान से देखना, इस तरीके से लगा हुआ है सेल, ये लगा हुआ है यहाँ पे 4 वोल्ट, और इधर लगा हुआ है 1 वोल्ट। रोटेशन हमने जो माना है वो ऐसा माना है, यानी कि देखो 4 वोल्ट के पॉजिटिव से करंट निकल रहा है और घूम के कहाँ आ रहा है, निगेटिव पे आ रहा है, यानी कि ये सेल तो सीधा है, करंट पॉजिटिव से ही निकलता है निगेटिव पे आता है, यानी कि 4 वोल्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव। इसके अलावा अब देखो 1 वोल्ट वाले सेल की बात करते हैं, तो करंट किस में एंटर कर रहा है, प्लस में, निकल किस में रहा है, बाहर, माइनस में। आप ये वाला मत देखिए कि I2 किधर किधर एंटर कर रहा है, रोटेशन हमारा किधर एंटर कर रहा है, पॉजिटिव में,
और निकल किधर से रहा है, बाहर से, यानी कि 1 वाला कैसा हो गया, अपोजिट, क्योंकि प्लस से निकलना चाहिए था, माइनस में एंटर करना चाहिए था, जबकि यहाँ पे इसका सीक्वेंस पड़ गया उल्टा, तो ये 1 कैसा हो गया, माइनस का, इज इक्वल। अब देखो इस लूप में दो रेजिस्टेंस है, एक R2 और एक R3। अच्छा, R2 में कौन सा करंट जा रहा है, I2। I2 देखो रोटेशन के सेम है, कैसा है, रोटेशन जैसा हमने लिया है वैसा ही है, रोटेशन भी इधर जा रहा है, I2 भी इधर जा रहा है, यानी कि I2 हो गया पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, I2, यानी कि I2 इंटू R2। ठीक, इसके बाद बात करते हैं R3। R3 में कितना जा रहा है, I3। देखो I3 भी इधर है, रोटेशन भी इधर है, यानी कि ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस I3 R3, I3 R3। इक्वेशन बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल, I2 मालूम नहीं है, 3 ओम है, तो ये हो गया 3I2 प्लस ये हो गया 2I3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। किस लूप के लिए हो गई, फर्स्ट लूप के लिए। इसी टाइप से हम सेकंड लूप में रोटेशन को डिफाइन करते हैं। सेकंड लूप में हम क्या मानते हैं, हमने इसको रोटेशन को मान लिया, 2 वोल्ट वाले को, इसको ले लिया ऐसा, ठीक, और इसको ले लिया ऐसा, 2 वोल्ट वाले के अकॉर्डिंग हमने रोटेशन ले लिया। सेकंड लूप में कौन सा लूप है, इन लूप A B C F, ठीक, A B C F में हम क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे, बाई KVL। KVL क्या होता है, सिग्मा E इज इक्वल सिग्मा IR। कितने EMF हैं, दो सेल लगे हैं, क्या होगा, देखो E1 के पॉजिटिव से रोटेशन निकला है और किधर गया है, निगेटिव पे गया है, यानी कि ये तो इस टाइप से देख लो, इधर बना लेते हैं, ये आपका दिया है 2 वोल्ट और इधर दिया है आपका 1 वोल्ट। रोटेशन आपने माना है कैसा, ऐसा, ठीक है, प्लस से निकला और किधर गया, माइनस में आया है घूम के, यानी कि 2 वोल्ट तो पॉजिटिव हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2, और 1 वोल्ट के देखो पॉजिटिव में जा रहा है और कहां से निकल रहा है, निगेटिव से बाहर निकल रहा है, ये फिर से माइनस का हो जाएगा, उल्टा हो गया, तो माइनस, क्योंकि करंट निकलना चाहिए प्लस से, जाना चाहिए माइनस में। सेकंड वाले की क्या हो रहा है, प्लस में जा रहा है, माइनस से निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो EMF निगेटिव। अब करंट्स की बात करते हैं, तो देखो कितने रेजिस्टेंस हैं, 2, R1 और R2। R1 में करंट कितना है, I1 किधर जा रहा है, पीछे, रोटेशन हमारा किधर है, आगे, तो करंट पॉजिटिव या निगेटिव, I1 पीछे जा रहा है, रोटेशन आगे आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए रोटेशन और करंट, यानी कि I1 कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस I1 इंटू R1। इसके बाद बात करते हैं R2 की, तो देखो R2 में करंट भी पीछे जा रहा है, रोटेशन भी इसी टाइप से है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, प्लस I2 R2, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको एक इक्वेशन और मिल जाएगी, कितना आया, 2 - 1 आया आपका 1, इज इक्वल, क्या आ रहा है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा R2 I2 कितना है मालूम नहीं, R2 है 3, तो यानी कि 3I2 माइनस 4I1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका, अगर ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम बात करें एट जंक्शन, अब देखिए हमने फर्स्ट रूल अभी नहीं लगाया था, एट जंक्शन, अब इसमें हम जंक्शन रूल लगाते हैं। कौन सा जंक्शन ले लेते हैं, जंक्शन F ले लेते हैं। अब देखिए F पे जब हम बात करेंगे तो F पे एट जंक्शन F क्या होगा, F पे देखो ये इधर से आ रहा है, ये इनकमिंग हो गया I3, आउटगोइंग क्या हो गए I1 और I2, I1 और I2 आउटगोइंग हो गए। अब यहां पे देख लो, तो अगर हम यहां पे बात करते हैं तो I3 इज इक्वल क्या होगा, I1 प्लस I2। अब ये I3 इज इक्वल I1 प्लस I2, इट इज इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशंस मिल गई। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं? किसी भी एक इक्वेशन में I3 की वैल्यू रख लीजिए, I3 की वैल्यू रखते हैं, I3 की वैल्यू रखेंगे, ओके। अब यहां पे देखो, यहां पे बात करते हैं, ये ना फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, इक्वेशन 1 में वैल्यू रखो I3 की, I3 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल 3I2 प्लस 2, I3 की वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2, यानी कि सॉल्व जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 इज इक्वल 3I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2, यानी कि ओवरऑल 5I2, 3 इज इक्वल 5I2 प्लस 2I1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा वो भी देखते हैं। इक्वेशन 4 हमको क्या मिला है, इक्वेशन 4 हमको मिला है 5I2 प्लस 2I1 इज इक्वल 3, ये है इक्वेशन नंबर 4, ठीक। ये हो गए इक्वेशन नंबर 4, 5I2 प्लस 2I1 इज इक्वल 3, 3I2 माइनस 4I1 इज इक्वल 1। तो देखिए दोनों इक्वेशंस आ गई। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, कितने का मल्टीप्लाई कर लें, 2 का मल्टीप्लाई कर लें। तो अगर हम इसका में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करने पे होगा क्या, ये हो जाएगा 10I2 प्लस ये कितना हो जाएगा 4I1 इज इक्वल 6, और ये कितना था 3I2 प्लस 3I2 माइनस 4I1 इज इक्वल 1। करिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो देखो कैंसिल हो जाएंगे, ऐड करने पे कितना आएगा 13I2 इज इक्वल 7, यानी कि I2 इज इक्वल 7/13 एम्पियर आ गया। अब देखो इसी को किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, इसकी वैल्यू किस इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन 1 में या 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7/13 माइनस 4I1 इज इक्वल 1, ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 27/13, 1 इधर आएगा माइनस का, इज इक्वल 4I1, यानी कि 4I1 इज इक्वल, लेस करेंगे तो ये कितना आएगा 8/13, एलसीएम ले वो 13 हो जाएगा, 21 माइनस 13 इधर आएगा, लेस हो जाएगा तो 8/13, यानी कि ये अगर आपका आता है तो I1 इज इक्वल, और कैंसिल अगर हम इसको कर दें तो 4, ये हो जाएगा 2, यानी कि I1 इज इक्वल 2/13 एम्पियर, ठीक। अब बचता है I3, तो I3 के लिए देखो इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो उससे सॉल्व कर लेंगे। नाउ बाई इक्वेशन थर्ड क्या था, I3 इज इक्वल I1 प्लस I2, यानी कि I3 इज इक्वल, I1 कितना है 7/13 प्लस I2 कितना है 2/13, यानी कि I3 कितना आया 9/13 एम्पियर। क्लियर। तो देखो इक्वेशंस बनानी है हर लूप से, और जैसे ही हम इक्वेशंस बनाते जाएंगे, इक्वेशन बना बना के उन सबको क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है इक्वेशन बनाते टाइम कि रोटेशन हमको बहुत सही से सेट करना है, और रोटेशन के बाद क्या करना है, जौन सा ईएमएफ पॉजिटिव आएगा उसको पॉजिटिव, और जो निगेटिव आएगा उसको निगेटिव, या करंट पॉजिटिव और निगेटिव आएंगे
बहुत केयरफुली उनकी इक्वेशन बनानी है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बड़े याद से, बड़े केयरफुली हमको देखने हैं कि कब पॉजिटिव रहेगा कब नेगेटिव। और इक्वेशन अगर आपने करेक्टली बना ली, देन द सॉल्यूशन विल डिपेंड ऑन योर मैथमेटिकल एबिलिटी। इक्वेशंस बन जाएंगी तो जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। इक्वेशन सॉल्व आपने कर रखी होंगी 10th में तो आप कर पाओगे, नहीं कर रखी होंगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इक्वेशंस यहाँ पे सॉल्व करने की पावर होनी चाहिए आपके पास। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।